नमस्ते बच्चों, हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं पद्य भाग के। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, वो है सेनापति। तो बच्चों, सेनापति इनका जन्म हुआ था संवत 1616 में। सेनापति का जन्म कब हुआ था? संवत 1616 में। निधन अपने साहित्य में कहीं पर ज्ञात नहीं है। सेनापति का जन्म एक दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम, ध्यान में रखना, पिता का नाम क्या था? गंगाधर, और दादा का नाम यानी पितामह का नाम परशुराम दीक्षित। क्या था? परशुराम दीक्षित। और इनका जन्म भी एक दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में सेनापति का जन्म हुआ था। इनके विद्या गुरु, यानी ध्यान में रखना है, विद्या गुरु कौन थे? हीरामणि दीक्षित। इनके विद्या गुरु का नाम था बच्चों हीरामणि दीक्षित। ये सेनापति के विद्या गुरु का नाम था। ये बहुत ही आत्मविश्वासी थे। एक जगह ये कहते हैं कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान द्वे सुनत कविता ही। बच्चों, मुख्य बात ये है कि ये रीतिकाल के महान कवि हैं। रीतिकाल में भी 2 होते थे, एक रीति सिद्ध कवि होते थे, एक रीतिबद्ध कवि होते थे। तो ये रीतिबद्ध कवि हैं, सेनापति हैं, वो रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। अब बच्चों, कुछ लोग ये कहते हैं कि सेनापति जो इनका नाम है वो एक उनकी उपाधि है, या आगे का सरनेम हो सकता है। कुछ भाषा के विद्वानों का मानना है कि सेनापति इनकी एक उपाधि है। मूल नाम इनका कुछ और था, लेकिन वो अपने साहित्य में, हिंदी का इतिहास हम देखें तो उसमें कहीं भी मिलता नहीं है। तो ये कुछ लोगों का मानना है, ध्यान में रखना है। क्या है? कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, यानी किसी राजा के द्वारा दी गई उपाधि हो सकती है या उपनाम हो सकता है, इनका छोटा नाम हो सकता है, लेकिन मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की भांति थे। लेकिन सबसे मुख्य बात बच्चों इनकी ये थी कि ये एक अलंकार साहित्य जो है उसके आधार पर अपनी काव्य रचना की थी। और इन्होंने अपने काव्य में जो सलेस अलंकार होता है बच्चों, ध्यान में रखना है, सलेस अलंकार का प्रयोग करने में ये सिद्धहस्त थे। सलेस अलंकार का प्रयोग करने में ये सिद्धहस्त कवि थे। ये राम भक्त कवि थे, ये भी ध्यान में रखना है। कैसे कवि थे? राम भक्त कवि थे। सलेस अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, इनकी 2 रचनाएं हैं, एक है काव्य कल्पद्रुम और एक है कवित रत्नाकर। अब काव्य कल्पद्रुम जो रचना है, इनकी 2 रचनाएं, ध्यान में रखना, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर। अब इनमें से रचनाएं पूछ जा सकती हैं कि सेनापति की 2 रचनाएं कौन सी हैं, तो काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर। अब इनमें से तो काव्य कल्पद्रुम है, ये अप्राप्य है। ये नाम तो मिलता है, लेकिन इसमें क्या लिखा गया था वो पता नहीं है, क्योंकि ये अप्राप्य रचना है उनकी। तो ये पूछा जा सकता है कि उनकी अप्राप्य रचना कौन सी है जो हमारे पास नहीं है। इनका कोई काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा, अनुमान लगाया जाता है कि काव्य शास्त्र संबंधित कोई ग्रंथ रहा होगा, लेकिन वो अपने साहित्य में है नहीं, कहीं पर भी मिला नहीं। सिर्फ ये पता चला कि एक का ग्रंथ था, कवित रत्नाकर नाम से एक रचना थी। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। तो ध्यान में क्या क्या रखना आपको बच्चों? सेनापति का जन्म 1616, फिर उनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का नाम परशुराम दीक्षित, उनके विद्यागुरु का नाम हीरामणि दीक्षित। रीतिकाल में ये रीतिबद्ध कवि थे। इनकी 2 रचनाएं हैं,
काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर सलेस अलंकार में सिद्धहस्त थे। भाषा इनकी ब्रज भाषा है और साधारण शब्द भी यदि ये जो लिखते थे तो इनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते थे। ये इनके काव्य रचना का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कोई भी साधारण शब्द कोई भी अगर लेते हैं तो वो एक सशक्त शब्द सेनापति की भांति ही शब्द हो जाता है। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग एवं भाव गांधीर्य उनके काव्य की विशेषता है। तो ये मुख्य बातें हैं बच्चों, जो कि आपको PDF मिलेगा प्रश्नोत्तरों का, उसमें ये लिखी हुई रहेंगी। उनके पिता का नाम गंगाधर है, जैसे वो पितामह का नाम, विद्यागुरु का नाम, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। 2 रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम अप्राप्य रचना है, कवित रत्नाकर उनकी प्राप्त रचना है, सलेस अलंकार में ये सिद्धहस्त कवि थे, सबसे ज़्यादा रचनाएं की हैं उसमें। अब बच्चों हम देखें अपने पाठ में तो यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना, ऋतु वर्णन किया है यहाँ पर अपने जो चैप्टर में उनकी कविता है वो क्या है, ऋतु वर्णन। ऋतुओं का इन्होंने वर्णन किया और बड़ी ही खूबसूरती के साथ ऋतुओं का वर्णन किया। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों एवं उनके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिराया गया है। तो वसंत ऋतु, जिसे ऋतु राज कहा जाता है, कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मतापूर्वक मानवीकरण किया है। मानवीकरण क्या है? मानवीकरण वो होता है प्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ, उनको कवि अपनी शैली में मनुष्य की क्रियाकलापों का वर्णन कर दे उनमें, तो वो होता है मानवीकरण। ये अलंकार भी होता है बच्चों, प्राकृतिक पदार्थों का, प्राकृतिक पदार्थों पर मानवीय क्रियाकलापों का प्रधानता हो जाए। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल की वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। रंगीन उपवन सुगंधमय है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रही है। वसंत का वर्णन, वसंत ऋतु का वर्णन इस प्रकार से कवि ने किया, जैसे पुराने समय में राजा लोग हुआ करते थे, तो राजा की जब सेना चलती थी तो वैसे ही वसंत को भी ऋतु राज कहा जाता है, ऋतुओं की राजा कहा जाता है। सभी ऋतुओं का राजा जो वसंत होती है, तो वसंत आने पर कवि ने प्रकृति में इस प्रकार से वर्णन किया जैसे कोई राजा आ रहा हो। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राजा एकांकी गमन नहीं करता। इस तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो धरती नयना विराम व सुखमय हो जाती है। इस प्रकार से उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। सूरज का तेवर निश्चेद पड़ गया है। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। देश समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। ये तो बात हो गई। अब इसमें है क्या, पाठ देखेंगे हम और मुख्य बातें अब यहीं पर हम समझते रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है ऋतुओं का वर्णन किया। वसंत ऋतु का वर्णन, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन और शीत ऋतु का वर्णन। अपनी कविता जो पाठ है इसमें उन्होंने इन 4 ऋतुओं का वर्णन किया। कौन कौन सी का? वसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का और शीत ऋतु का, सर्दी की ऋतु का। और बड़ी बखूबी उन्होंने वर्णन है वो बहुत ही सुंदरता के साथ किया है। तो अब हम पाठ जो है वो पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले कवि ने यहां पर वसंत ऋतु का वर्णन किया है। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लही ये तू है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुण गही ये तू है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध मांझ सने हरी।
रही ये तू है, शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतु राज कहिए तू। यहाँ तक ध्यान में रखना है, आप नोट कर लेना इसको। यहाँ से यहाँ तक जो वर्णन है वो बसंत ऋतु का वर्णन है। यहाँ से लेकर आवत बसंत ऋतुराज कही ये तू है, यहाँ तक वसंत ऋतु का कवि ने वर्णन किया है। तो आप इसको नोट कर लेना थोड़ा सा। अब देखो, वसंत ऋतु, इसे ऋतुराज भी कहा जाता है, ऋतुओं की राजा होती है ये ऋतुराज। पाठ परिचय हमने देख लिया एक साधारण दृष्टि से, उनमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं वो आपको पीडीएफ जो प्रश्न उत्तरों का मिलेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा। तो बच्चों उसको आपको जो बातें लिखी रहती हैं वो ध्यान में रखनी है। पाठ परिचय जो है अपना वो पढ़ लेना है। उसमें से एक प्रश्न गद्य में से भी रहेगा, एक पद्य में से कवि के जीवन परिचय के बारे में एक बड़ा प्रश्न रहेगा। और छोटे प्रश्न जो हैं वो तो आपको मैंने, जैसे आपका पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें क्या रहेगा, कवि है उसका मूल नाम, जन्म, निधन, गुरु का नाम, उनकी भाषा, ऐसे पॉइंट बने हुए रहेंगे। और अगर जीवन परिचय पूछ लिया पूरा तो फिर आपको पूरा वर्णन जो करना होता है, गुरु कौन था, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, वो सारी आ जाती हैं। छोटे प्रश्न आते हैं तो वो वैसे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो उनको ज़्यादा सरसरी तौर पर यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है वीडियो में, आप पीडीएफ में वो देख लेना। पाठ को आपको ध्यान से देखना है। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, वसंत को क्या कहा है, ऋतुराज का है, और मानवीकरण किया है। यहाँ पर वसंत का क्या किया है, मानवीकरण। एक ऋतु है, प्राकृतिक पदार्थ है, और उस पर मनुष्य की क्रियाकलापों का प्रभाव दिखाया है। वर्णन किस प्रकार से किया है कि जैसे एक राजा, पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे वो चलते थे तो अपने साथ चतुरंगिनी सेना रहती थी। चतुरंगिनी सेना, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, रथ पर, 4 भागों में सेना बंटी रहती थी। रथ पर रहते थे लोग, हाथी पर, घुड़सवार और पैदल सैनिक, उसे कहते थे चतुरंगिनी सेना। तो अब देखो वर्णन देखो ऋतुराज वसंत का। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, बरन बरन भिन्न भिन्न प्रकार के या अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के तरु पेड़ पौधे, फूले उपवन उद्यानों में, उपवन का मतलब उद्यान, वन का मतलब वन। कवि क्या कह रहे हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तो अनेक प्रकार के पेड़ पौधों पर, बगीचों में, वनों में अनेक प्रकार के फूल हैं वो खिलने लगते हैं। वसंत ऋतु जब बच्चों आती है, होली के समय पर हम देखते हैं ना, थोड़ी सी पहले, तो पेड़ों पर हरियाली छा जाती है। तो उसका वर्णन कवि करते हुए क्या कह रहे हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधों पर अनेक प्रकार के फूल, बगीचों में पेड़ पौधे हैं, वनों में पेड़ पौधे हैं, उन पर अनेक प्रकार के फल फूल लहलाने लगते हैं। सोई चतुरंग संग दल ली हेतु है, ऐसा लगता है सोई चतुरंग संग, चतुरंग का मतलब चतुरंगिनी सेना, दल हेतु, जैसे कोई राजा आ रहा है और वो अपने साथ चतुरंगी सेना ला रहा है। फूल पौधों को यहाँ पर कवि ने क्या कह दिया, वृक्षों को राजा की चतुरंगिनी सेना, यानी भांति भांति के फूल खिले हुए रहते हैं, अलग अलग प्रकार के, लाल, पीले, नीले, सफ़ेद फूल रहते हैं। तो वो सारे फूल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई राजा आ रहा हो मानो, और उसके साथ उसकी चतुरंगिनी सेना चल रही हो, पैदल सेना, घोड़ों पर, हाथी पर और रथ पर जो सेना चलती है, वैसे जैसे सेना का दल लेकर कोई राजा आ रहा हो। अब यहाँ पर वर्णन कवि वसंत ऋतु का ही कर रहा है, लेकिन इस प्रकार से वर्णन कर रहा है कवि जैसे कोई राजा आ रहा हो, यानी मानवीकरण कर रहा है। प्राकृतिक पदार्थ है एक, उस पर मानवीकरण कर रहा है कवि। मनुष्य की क्रियाकलाप, जैसे मनुष्य के क्रियाकलाप होते हैं ना, वैसे वो प्राकृतिक पदार्थों में दर्शाने की कोशिश यहाँ पर कवि की है। तो कवि कहते हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तो बगीचों में, वनों में पेड़ पौधे हैं, उन पर तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे मानो कोई राजा अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर चल रहा हो, आ रहा हो। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है। अब क्या होता है, कोकिल का मतलब होता है बच्चों कोयल, कोकिल का मतलब क्या होता है, कोयल। अब
बच्चों को होता क्या है कि पुराने समय में राजा जो होता था उनका यशगान करने के लिए, गुणगान करने के लिए, उन गुणगान या यशगान की हम बात करें तो करने के लिए चारण भाट रहते थे, जो राजा की प्रशंसा के अंतर्गत कविताएं लिखना, दोहे लिखना ये कार्य करते थे। बहुत सारे कवि भी इनमें होते थे। तो जैसे एक राजा जब आता है तो ऐसा लगता है, कोयल वसंत ऋतु जब आती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं, तो कोयल है वो कूकने लगती है। तो कवि कह रहा है कि कोयल है वो वसंत रूपी राजा का यशगान गा रही है। तो ऐसा लगता है जैसे पहले पुराने समय के अंदर राजा जब आता था तो उनके यशगान, चारण भाट आदि साथ रहते थे, उनका यशगान करते रहते थे। तो वैसे वसंत ऋतु का यशगान कौन कर रहा है? कोयल कर रही है। गुंजत मधुप गान गुण गहे तू है, गुंजत गूंज रहा है मधुप भौरा, मधुप का मतलब भौरा, और भौरे हैं वो गुणगान कर रहे हैं, भौरे हैं वो गुनगुना रहे हैं। आवे आस पास पहुपन की सुबास सोई, और आस पास पहुपन, पुहुपन का मतलब होता है फूलों, पुहुपन का मतलब फूलों, सुबास, सुबास का मतलब होता है सुगंध, सुबास का मतलब सुगंध। तो चारों ओर फूलों की सुगंध है वो फैल रही है, फूलों की महक फैल रही है। सोने के सुगंध मांझ सने रहे यतु है। जिस प्रकार राजा के महलों के अंदर अनेक प्रकार की रंग बिरंगे जो लोग रहते हैं और उनमें जो महलों में जो सुगंध व्याप्त होती है, वैसे ही जो फूलों की सुगंध है वो ऋतुराज वर्ष जो वसंत है उसके आगमन पर चारों ओर फैल रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत वसंत ऋतुराज है। शोभा, शोभा का मतलब शोभा, यहाँ पर तद्भव शब्द है और हमें क्या लिखना है? तत्सम शब्द, इसका क्या हो जाएगा? शोभा। तो कवि सेनापति कह रहे हैं कि आनंद का उत्सव लेकर बसंत ऋतु है वो एक राजा की तरह है आ रही है। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक कवि ने जो वर्णन किया है वो कौन सी ऋतु का वर्णन किया है? वसंत ऋतु का वर्णन किया है। और किस प्रकार से किया है कि जिस प्रकार एक राजा अपनी चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर आता है, वैसे ही जो वसंत ऋतु है वो आ रही है। अनेक प्रकार के, जब वसंत ऋतु जब आती है तो बगीचों में, वनों में अनेक प्रकार के फूल हैं वो खिलने लगते हैं। जैसे मानो कोई राजा है अपनी चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर आ रहा हो। कोयल और भौरे जो हैं वो उनका गुणगान करते रहते हैं, जिस प्रकार राजा के यश गान करने के लिए चारण भाट आदि होते थे। चारों ओर आवे आस पास पहुपन की सुबास हो, चारों ओर फूलों की सुगंध है वो फैल रही है, जिस प्रकार राजा के दरबार में फैली रहती है। तो कवि कहते हैं, कवि सेनापति कह रहे हैं कि शोभा बढ़ाने वाली वसंत है वो अपने पूरे आनंद के साथ, वसंत ऋतु है वो राजाओं की तरह है आ रही है। तो ये हो गई बच्चों वसंत ऋतु का वर्णन। अब हम दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद है, देखे छिति अंबर जले चारी और छोर, तिन तरबर सभी को रूप हरियो है, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो परो है, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे, सब सिरी घन छाह चाही वो चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करो। अब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्णन है, अब यहाँ पर कवि ने दो ऋतुओं का वर्णन एक साथ कर दिया। कौन कौन सी? एक तो ग्रीष्म ऋतु और एक वर्षा ऋतु। यहां से यहां तक जिस ऋतु का वर्णन किया गया वो ऋतु है ग्रीष्म ऋतु भी है और वर्षा ऋतु, दोनों का एक साथ वर्णन कवि ने किया है। अब एक साथ वर्णन करने पर यहां पर बच्चों इस पूरे पद में अलंकार है वो अपना है सलेस अलंकार। सलेस अलंकार, इसकी पहचान क्या होती है सलेस अलंकार की? कि एक ही शब्द, सलेस का मतलब वैसे होता है चिपकना,
सलेस का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, चिपकना। यानी एक ही शब्द में अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाएं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, सलेस। एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं, एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं और हम उन्हें अलग अलग प्रसंग के अनुसार उनका अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहां पर बच्चों क्या सलेस अलंकार है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहां पर पानी शब्द है, उसमें अलग अलग अर्थ है। पानी गए न उबरे, यहाँ पर मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ अलग है, मानस के संबंध में पानी का अर्थ अलग है और चून के संबंध में पानी का अर्थ अलग है। रहीम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि रहीमन पानी, मनुष्य को क्या रखना चाहिए, पानी रख जाना चाहिए। यदि पानी नहीं है तो मोती के साथ पानी का संबंध क्या होता है, चमक से होता है। अगर मोती पर पानी नहीं है अर्थात चमक नहीं है तो मोती है वो किसी काम का नहीं है। और अगर मनुष्य पर पानी नहीं है तो यानी उसकी इज्जत नहीं है। यहाँ पर मनुष्य के साथ पानी का मतलब क्या है, इज्जत, और चून के साथ पानी का मतलब, जो पानी का मतलब होता है जल। तो यानी पानी शब्द एक है लेकिन तीन संदर्भ में उसका अर्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, सलेस अलंकार होगा। अब यहाँ पर भी क्या है, इसके दो अर्थ निकलेंगे। एक बार हम इसको पढ़ेंगे तो ग्रीष्म ऋतु लगेगी और दूसरी बार इसके दूसरे अर्थ ग्रहण करेंगे तो हमें कौन सी ऋतु लगेगी, वर्षा ऋतु लगेगी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग किया कवि ने, सलेस अलंकार। तो अब देखिए इनको, देखें छिति अंबर जले है चारी ओर छोर। अब सबसे पहले बच्चों हम ग्रीष्म ऋतु के रूप में इसका वर्णन देखते हैं। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु का, देखें छिति अंबर जले है चारी ओर छोर। देखो धरती और अंबर तक लेकर चारों ओर गर्मी ही गर्मी, भयंकर गर्मी के कारण लुए ही लुए, गर्मी का प्रकोप बहुत भयंकर बढ़ा हुआ है। तीन तरबर सबका ही रूप हर्यो है। तरबर का मतलब यहां पर है पेड़ों से। तो भयंकर गर्मी ने क्या कर रखा है, वृक्षों का रूप भी हर लिया है। भयंकर गर्मी ने वृक्षों का रूप भी हर लिया है, अर्थात उनके पत्ते सूखकर गिर गए हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। महाझर का मतलब है यहां पर तेज धूप, तेज धूप। और भादव का मतलब यहां पर है जंगल की आग, जंगल की आग। तो कवि कह रहे हैं कि तेज धूप के कारण ऐसा लग रहा है मानो जंगल है वो जल रहे हैं। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। लोग क्या करते हैं, अब ऐसी भयंकर भीषण गर्मी के अंदर अपने शरीर को जैसे तप रहा, उनका शरीर है वो तप रहा है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे। लोग अब क्या करते हैं, दारुण तरनी, तरनी का मतलब यहाँ पर है सूर्य, और सूर्य है वो अपना भयंकर प्रकोप दिखा रहा है। तो लोग नदी के पानी में अपनी आग है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। सीरी घन चाह चाहे वो चित धर्यो है। लोग हैं थोड़ी देर के लिए अपने मन में छाह को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करो है। अब कवि सेनापति कह रहे हैं कि उनकी कविता की चतुराई को देखो, उन्होंने भयंकर ग्रीष्म ऋतु जो है उसका वर्णन भी वर्षा ऋतु के समान कर दिया है। कवि सेनापति क्या कहते हैं कि उनकी कविता की चतुराई को देखिए कि उन्होंने भयंकर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी वर्षा ऋतु के समान कर दिया। अब ये हुआ बच्चों ग्रीष्म ऋतु के रूप में वर्णन। अब इन्हीं में इसके दूसरा अर्थ ग्रहण करेंगे इसका हम, तो वर्णन किसका हो जाएगा, वर्षा ऋतु का। कैसे, देखें छिति अंबर जले है जब चारी ओर छोर। देखो धरती से लेकर आकाश तक चारों ओर जल ही जल है। देखो धरती और आकाश से लेकर चारों ओर क्या है, जल ही जल है। कौन सी ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु आ गई। पहली पंक्ति में हमने इसका क्या अर्थ ग्रहण किया था, ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में क्या अर्थ ग्रहण किया था,
कि देखो धरती और आकाश तक चारों ओर भयंकर गर्मी पड़ रही है, लोग जल रहे हैं। अब वर्षा ऋतु के रूप में इसका वर्णन क्या हो गया, देखिए क्षिति, धरती, अंबर, जल है चारों ओर, तो चारों ओर जल ही जल फैला हुआ है, तो वर्षा ऋतु के रूप में आ गया। तीन तरबर सभी को रूप हो रहा है, भयंकर वर्षा के कारण पेड़ पौधे हैं वो उखड़ गए हैं, भयंकर वर्षा के कारण पेड़ पौधे हैं वो उखड़ गए हैं। महाजर लागे ज्योति भादव की होती, अब यहाँ पर भादव जंगल की आग अर्थ हम ग्रहण किया था ग्रीष्म ऋतु में। वर्षा ऋतु में इसका भादव का मतलब क्या होता है, भादवों का महीना, भादव का महीना। महाझड़ लागे, महाझड़ लगी है और भादवे के महीने तक ये झड़ है वो ऐसे ही चलती रहेगी। जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो है, जलद बादल हैं और ठंड, उनके कारण हवा जो है वो भी क्या हो गई है, ठंडी हो चुकी है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे, अब लोग, सूर्य की जो गर्मी है वो निस्तेज हो गई है और लोग अब नाव है, नदी में जो नाव है उसमें भी नदी पार नहीं कर पा रहे हैं, इतनी भयंकर वर्षा के कारण जल का बहाव है इतना तेज हो चुका है। श्री घन चाह चाहे बोचित धर्यो है, लोग बादलों की छांव में, चारों ओर बादल ही बादल छाए हुए हैं, तो लोग अपने आप को वर्षा से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताओं की, अब देखो कवि सेनापति की कविता की चतुराई देखो, अब उल्टा कर दो यहाँ पर कि वर्षा ऋतु का वर्णन भी उन्होंने ग्रीष्म ऋतु के समान कर दिया। यानी बात ये है कि ये पद जो है इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें दो अर्थ चलेंगे, एक ग्रीष्म ऋतु के और एक वर्षा ऋतु के। क्यों? क्योंकि इसमें कवि ने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया और हम पाठ परिचय में पढ़ रहे थे कि श्लेष अलंकार वो होता है जिसके एक ही शब्द के अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ चलते हैं। तो ये आपका सबसे कठिन रहेगा। वैसे जो प्रश्न उत्तर का PDF रहेगा उसमें मैं इसी की व्याख्या आपको दूंगा, दोनों अर्थ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद।